Namaskar. Welcome to today's lecture of Sociology and Social Work Research Methodology. Today we are discussing about on the topic of research design, characteristics and objectives. आज हम शोध प्रारूप या शोध प्ररचना के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत हम मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं शोध प्रारूप की और इसके मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं शोध प्रारूप के, इन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। पिछली कक्षाओं में हमने ये समझा है कि किस प्रकार से सामाजिक शोध होते हैं और सामाजिक शोध के अंतर्गत हम किस प्रकार से शोध करते हैं और किन चीज़ों को महत्व देते हैं। आज जो है हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन जो होता है वो पहले इसे समझ लें, इस टॉपिक को समझ लें कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। द कॉन्सेप्ट बिहाइंड रिसर्च डिज़ाइन इज अ फ्रेमवर्क फॉर रिसर्च, preoccupied framework for research, and this preoccupied framework is helpful for a scholar to decide his way of research according to the demand of his research topic or his research problem in any field of social research. So एक तरह से एक ढांचा होता है रिसर्च डिज़ाइन, एक स्वरूप होता है, पहले से निर्मित एक स्वरूप होता है जिसकी सहायता से हम अपने सामाजिक शोध को अंजाम दे सकते हैं। और इसके कुछ प्रकार भी होते हैं, वो अगली जो है कक्षा में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को जो हम समझ रहे थे तो ये इस तरह से है, जैसे इसे इस उदाहरण से समझने का प्रयास करिए कि आपको कपड़ों की जब आवश्यकता होती है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप कपड़े खरीद करके टेलर की सहायता से खुद उसे सिलवा लीजिए, या आपके पास विभिन्न साइजेस के रेडीमेड कपड़े उपलब्ध होते हैं इन टेक्सटाइल स्टोर्स। तो आप वहाँ पर क्या करते हैं, आप अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार कपड़ों का चयन करते हैं, अपने साइज के कपड़े, अपनी पसंद के कपड़े, आप रंग अपने हिसाब से चुनते हैं, आप जो कपड़ों के डिज़ाइन है अपने हिसाब से चुनते हैं, आप साइज अपनी कंफर्ट के हिसाब से चुनते हैं। तो इस प्रकार से हम रिसर्च डिज़ाइन को भी समझ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ माय रिसर्च टॉपिक और रिसर्च प्रॉब्लम आई हैव टू चूज द रिसर्च डिज़ाइन which is appropriate for my research topic or my research problem. There are mainly four kind of research designs. We are discussing on them in next class. आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं रिसर्च डिजाइन के और मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रिसर्च डिजाइन के वो हम समझें कि हमने तो समझा कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि हम एक फ्रेमवर्क पहले से निर्धारित कर दें, अपनी जो रिसर्च का हमारा टॉपिक है या जो समस्या है रिसर्च की, उसकी प्रकृति के आधार पे, उसके नेचर के आधार पे हम पहले से एक फ्रेमवर्क डिसाइड कर लें ताकि हमको सुविधा हो, आगे रिसर्च करने में सुविधा हो। इसलिए तो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पहला है फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन। तो जो भी रिसर्च डिजाइन हो, एक अच्छे रिसर्च डिजाइन की और गुड रिसर्च डिजाइन, these are the characteristics
सबसे महत्वपूर्ण उसका जो लक्षण होना चाहिए वो है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। कि मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च के दौरान कोई नई चीज़ों को आपको इंक्लूड करना है, तो उस फ्रेमवर्क में आप उसे इंक्लूड कर सकें, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतना लचीलापन आपके रिसर्च डिज़ाइन में होना चाहिए। तो आप जो भी रिसर्च डिज़ाइन चूज करें उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का गुण हो, लचीलापन हो, ताकि परिस्थिति के अनुसार आप रिसर्च कर रहे हैं और कोई ऐसी नवीन परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि उसे आपको अपने रिसर्च में शामिल करना है, आपके सिनॉप्सिस में वो नहीं था, वो पॉइंट नहीं था, बट जैसे आप फील्ड में उतरे हैं, लोगों से आप डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, आपने पायलट सर्वे किया, डाटा कलेक्शन की विभिन्न विधियों का आपने उपयोग किया, या क्वेश्चनर का उपयोग किया है, या इंटरव्यू शेड्यूल का उपयोग किया है, या केस स्टडी मेथड के थ्रू आप स्टडी कर रहे हैं, विच एवर मेथड इज अप्रोप्रिएट फॉर योर रिसर्च टॉपिक और रिसर्च प्रॉब्लम, देन सडनली you face this new problem that this new thing have to included in your research work. So your research design have the quality of flexibility that you can include that new problem or new phase to your research work. ये गुण उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएसी। एप्रोप्रिएसी से तात्पर्य है उपयुक्तता। योर रिसर्च डिजाइन शुड बी एप्रोप्रिएट फॉर योर रिसर्च टॉपिक और रिसर्च प्रॉब्लम। जिस भी सामाजिक शोध को लेकर के आप चल रहे हैं, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सामाजिक समस्या को लेकर के आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आप जिस रिसर्च डिजाइन में यूज कर रहे हैं उसमें यह गुण होना चाहिए कि वो उपयुक्त हो उस सामाजिक शोध के लिए, विषय के लिए, या उस सामाजिक समस्या के लिए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मुझे शर्ट चाहिए तो मैं देखूंगा कि वो ठीक तरह से मेरी साइज के अकॉर्डिंग, मेरी नीड्स के अकॉर्डिंग, मेरी कंफर्ट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं, और तभी मैं उस शर्ट का चुनाव करूंगा खरीदने के लिए, अपनी नीड के लिए। जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी या कार्यकुशलता का गुण होना चाहिए आपकी रिसर्च डिजाइन में जब आप सोशल रिसर्च कर रहे हो। ये इतनी कार्यकुशल होनी चाहिए ताकि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क आपके लिए बना जाए जिससे आप स्मूथली अपना रिसर्च वर्क कर सके, आपको बीच में और कोई समस्या ना हो उस रिसर्च डिजाइन को अप्लाई करने में, अपने रिसर्च टॉपिक में या रिसर्च प्रॉब्लम में। आगे हम देखते हैं इकोनॉमिकल। एवरी सोशल रिसर्च स्कॉलर are facing this problem when he or she are going to his research work, research area. His time, his energy, his economical status and economical resources are limited. So in the limited economical resources and limited time and limited energy, we have to perform our best. इसके लिए आपकी रिसर्च डिजाइन में ऐसे गुण होने चाहिए कि आपके पास जो उपलब्ध संसाधन हैं, चाहे वो समय को लेकर हो, चाहे वो आर्थिक संसाधनों को लेकर हो, उसमें वो सटीक बैठे और आप सुचारू रूप से स्मूथली अपना रिसर्च वर्क कर पाए। तो these are the main characteristics of good research design. I think आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। हमारी जो शोध प्रारूप या शोध प्ररचना होनी चाहिए, उसके क्या उद्देश्य होने चाहिए, किस प्रकार से उसके उद्देश्य होने चाहिए, इस पर हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो पहला है टू मेक मोर प्रिसाइज
research problem or hypothesis. अधिक यथार्थ शोध समस्या या उपकल्पना का निर्माण करना। किस प्रकार से अधिक यथार्थ शोध समस्या या उपकल्पना का निर्माण हम कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप यथार्थ क्या होता है, सामाजिक यथार्थ क्या होता है, इसे समझने का प्रयास करिएगा। सामाजिक यथार्थ है जो फील्ड में आप जा करके देखते हैं वो, ना कि जो किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है, ना कि जो किसी इतिहास की पुस्तकों में लिखा है। सामाजिक यथार्थ वो है जो फील्ड में आप जा करके देख रहे हैं वो। हमारी किताबों में लिखा है कि व्यक्ति को उदार होना चाहिए, और वो उदारता आपको यदि आपकी उस सामाजिक परिस्थिति में दिखती है जिस सामाजिक परिस्थिति का आप अध्ययन करने जा रहे हैं, तो ही आप कह सकते हैं कि दैट काइंडनेस इज एप्लीकेबल इन फील्ड ऑफ सोशल रिलेशंस। और अगर ये एप्लीकेबल नहीं होता है तो वो केवल किताबी बात है, वो सामाजिक यथार्थता नहीं। सो यू हैव टू डिसाइड in the field area when you are studying the social relations and social problems and your research topic related to the various kind of social studies, तो आपको वहां जाकर के देखना होता है कि सामाजिक यथार्थ क्या है। तो हमने समझा कि सामाजिक यथार्थ जो है वो डिपेंडेंट नहीं होता है किसी थ्योरी पर, किसी आइडियोलॉजी पर, किसी बुक पर, किसी धर्म ग्रंथ पर या किसी ऐतिहासिक प्रलेखों पर। वो डिपेंड होता है उस लिविंग सिचुएशन में, जिस लिविंग सिचुएशन में हम उस समाज के अंग का, पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसे हमने अपने रिसर्च टॉपिक के या रिसर्च प्रॉब्लम के रूप में चुना है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। Next is to perform right interpretation of research topic. पहले टॉपिक से मैं एक और पॉइंट है उसको डिस्कस करना चाहूँगा, हाइपोथेसिस, उपकल्पना। ये वर्ड यहाँ पर आया था, थोड़ा सा मैं इसको डिस्क्राइब कर दूँ। फुल हाईलाइट हम इसको किसी और लेक्चर में करेंगे जिस पे हम इस पे फुल फोकस करेंगे। हाइपोथेसिस जो है, उपकल्पना जो है, एक तरह का आपके द्वारा दिया गया पूर्व निर्धारित निष्कर्ष है। और ये जो पूर्व निर्धारित निष्कर्ष है एक तरह से कल्पित ही होगा, परंतु ये पूरी कल्पना नहीं होगी। आपके पास जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, आप जब किसी अपने रिसर्च टॉपिक के ऊपर में पायलट सर्वे कर लेते हैं, आपने जब राइट ऑब्जर्वेशन कर लिया है, आपने जब विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा सेकेंडरी डाटा सोर्सेस के द्वारा उस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है, तो आप पूरी कल्पना नहीं करेंगे, आप उससे संबंधित संभावित निष्कर्ष देने का ही प्रयास करेंगे। ये संबंधित संभावित निष्कर्ष आपके अध्ययन के उद्देश्यों से संबंधित, आपके रिसर्च के उद्देश्यों से संबंधित ये संभावित निष्कर्ष जो सेकेंडरी डाटा सोर्सेस, पायलट सर्वे और थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के आधार पर तय होता है, उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस या उपकल्पना। तो ये उपकल्पना होती है। हम सेकंड टॉपिक में डिस्कस कर रहे थे टू परफॉर्म राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च टॉपिक। यही बात है कि सामाजिक यथार्थ का सही विश्लेषण करना, इंटरप्रिटेशन करना बहुत आवश्यक होता है। और रिसर्च डिजाइन का उपयोग हम इसलिए करते हैं ताकि हम उस सामाजिक यथार्थ को, मेरे रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड सामाजिक यथार्थ को सही रूप में मैं अभिव्यक्त कर पाऊँ। और जब मैं सही रूप में उसे इंटरप्रेट कर पाता हूँ, अभिव्यक्त कर पाता हूँ, तभी मैं कह सकता हूँ कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। Because the right interpretation of your research topic or research problem is the most important step in your research work. I think you understand this. आगे हम डिस्कस करते हैं
टू डिसाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ इवेंट और रिलेशन। समझने का प्रयास करिएगा। टू डिसाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ इवेंट और रिलेशन। सामाजिक घटनाएं बहुत सारी छोटी छोटी घटनाओं का योग होते हैं। कोई भी सामाजिक घटना एक पक्षीय नहीं होती। एवरी सोशल सिचुएशन is a result of many sub situations, many social sub situations। तो जैसे मान लीजिए एक टॉपिक हम ले कि किसी एरिया में यदि जैसे हम राजस्थान में आज भी कुछ केसेस पढ़ते हैं कि बाल विवाह के कुछ केसेस आज भी आ जाते हैं। ये केसेस जो है ज़्यादा विकसित राज्यों में हमें देखने को नहीं मिलते। तो कुछ पर्टिकुलर एरियाज में कुछ समस्याएं हमको दिखाई देती हैं। बाल विवाह की समस्या हमको उस एरिया में दिख रही है, राजस्थान के उस एरिया में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आज भी इतने सुधारों के बाद भी कभी कभी ऐसे केसेस हमें सुनने में आ जाते हैं कि वहाँ बाल विवाह हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी देखना कि उस एरिया के अकॉर्डिंग जो है वो फ्रीक्वेंसी किसी घटना की क्यों हो रही है, वो आवृत्ति क्यों हो रही है। किसी पर्टिकुलर एरिया में लिटरेसी का रेट कम क्यों है, किसी पर्टिकुलर एरिया में सुसाइड के रेट्स ज्यादा क्यों हैं। These are the interdependent variables. These are the interdependent variables. They depend on each others. They depend on social situations. तो इसे देखना होता है। हम अपनी शोध प्रारूप के अंतर्गत, शोध प्ररचना के अंतर्गत ये समझने का प्रयास करते हैं। ये उद्देश्य होता है हमारे शोध प्ररचना का कि यदि कोई सामाजिक घटना किसी पर्टिकुलर एरिया में बारंबार रूप से घट रही है तो उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है। शोध प्ररचना ये डिसाइड करने में ये हमारी हेल्प करती है। ओके, द लास्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट action caused relation based hypothesis test। एक्शन कॉज रिलेशन का मतलब होता है कार्य कारण संबंध। कार्य कारण संबंध जो होता है हमने पहले भी इस पे डिस्कस किया है कि कार्य कारण संबंध से तात्पर्य ये है, एक्शन कॉज रिलेशन से तात्पर्य ये है, विज्ञान की एक विधि है जिसमें विज्ञान के अनुसार जगत में, इस प्रकृति में कोई भी घटना घटती है तो उसके पीछे छिपा हुआ कोई कारण होता है। सम रीजन बिहाइंड दिस। नथिंग इज मिरेकल फॉर साइंस इन दिस वर्ल्ड। एवरीथिंग हैज अ एक्शन कॉज रिलेशन। एवरी एक्शन, एवरी इवेंट इज द एक्शन कॉज रिलेशन इन दिस वर्ल्ड। तो जब भी कोई घटना घटती है, सोशल साइंस में भी इसी नियम को लागू किया गया है कि कोई भी सामाजिक घटना अपने आप नहीं घटती। गरीबी है तो अपने आप नहीं है, अगर बेरोजगारी है तो अपने आप नहीं है, अगर कहीं हिंसा हो रही है, सामाजिक हिंसा हो रही है तो अपने आप नहीं हो रही होगी। कुछ भी अपने आप नहीं होता है, कोई भी सामाजिक घटना अपने आप नहीं घटती है, उसके पीछे छिपा हुआ कोई रीजन होता है। हम उस रीजन को जान जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वैसी सामाजिक परिस्थितियों में उस प्रकार की घटना क्यों घटती है, या वैसी सामाजिक परिस्थितियां और कहीं उत्पन्न हो जाएं तो उस प्रकार की सामाजिक घटना वहां भी घटेंगी, उस क्षेत्र में भी घटेंगी, उस एरिया में भी, उस समाज में भी घटेंगी, देश काल परिस्थितियां कोई भी। तो हमें ऐसी उपकल्पनाओं का परीक्षण करना होता है। रिसर्च डिजाइन के द्वारा ऐसी उपकल्पनाओं का परीक्षण करना होता है जिनमें कार्य कारण संबंधों के आधार पर जो निर्मित हो। ऐसी उपकल्पनाएं, ऐसी हाइपोथेसिस which are formed by action cause relation, रिसर्च डिजाइन के माध्यम से हम ऐसी उपकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं और वास्तविकता तक, सोशल रियलिटी तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आई थिंक आज हमने जो डिस्कस किया वो आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।